Okay. Hi everyone, how are you all doing? I hope you all are doing well. Welcome to NCERT NEET अड्डा 247 चैनल एंड यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में मिली थी और मैंने आपको बोला था कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स जस्ट लाइक अ बाइबल। NCERT से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा नीट में भी पूछे जाते हैं। सो NCERT इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड उसका जो फील है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। मेरे पास 2024 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और वो NCERT के कौन से पोर्शन से आए हुए हैं उनकी भी फ़ोटोज़ हैं जो आपके लिए एक प्रूफ बन जाएंगी कि देखो भाई NCERT से डायरेक्ट लाइनर्स क्वेश्चंस और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये सेशन का पर्पस यही है कि आपको एक फील आए, एक पॉजिटिविटी आए एंड यू स्टार्ट गोइंग थ्रू NCERT थरली मेरे साथ मेरी क्लास में। क्योंकि NCERT नीट अड्डा चैनल पर हम NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इसी से हमारा बोर्ड एग्ज़ाम भी क्रैक होगा और इसी से हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स भी क्रैक होंगे, जैसे नीट एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो चलिए ये सेशन अपना स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपका 2024 में पूछा गया था। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन भी दूंगी सो दैट देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है NCERT से। इसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ना एक अच्छा लगेगा, गुड वाइब्स आएंगी कि भाई हाँ ये तो अच्छी चीज़ है। तो वही मेरा एक मोटिव है। क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये सारी एक्सप्लेनेशन NCERT में है, अदरवाइज आप इसके टैबुलर डाटा से भी कर सकते हो। आपके पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट पोजीशन पे आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर लिथियम और राइट तक आते आते वी हैव योर फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप इस टेबल में भी चेक कर सकते हो, क्या है 4। ठीक है, जब आप राइट से लेफ्ट में आओगे ना तो आप 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेकेंड पीरियड में माइनस कर देना। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद भी हो जाएंगी और ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक माइनस करना, फिर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 का माइनस होगा, लेकिन सेकेंड पीरियड में तो पूरा ही 0.5 माइनस होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है। अगर आपको ये कंसेप्ट भी पता होता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, लेफ्ट में आएंगे तो डिक्रीज़ करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी डिक्रीज़ करेगी, तो आप करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का लगा सकते थे। वैसे अगर टैबुलर डाटा देखोगे तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन के बाद कार्बन और फिर कार्बन से नीचे आता है सिलिकॉन। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। और ये पूरा NCERT से पूछा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। नई NCERT में पेज 91 में बॉटम में 11th क्लास में एक टेबल बनी हुई है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। उसने बोला है आपकी ये वाली रिएक्शन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कौन से आप पाथ को फॉलो करोगे। तो ध्यान से देखो, आपके यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रखा है, तो हमें ये पता है एल्कीन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है, एल्कीन को एल्डिहाइड तक ले जाने के लिए हमें अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर तब होगा जब एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा तो हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवानी चाहिए। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। यहाँ पर आप NCERT का प्रूफ देख सकते हो, ये 12th में पेज नंबर 210 में आप ये क्या देख सकते हो, पूरी डेरिवेशन करवा रखी है। आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोबोरेशन करवाओगे मतलब H और BH2 का एडिशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। H और BH2 के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के बाद H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर जो BH3 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट, BH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ओवरऑल ये जो एल्कीन है, H इधर OH इधर ऐड होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट। तो पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन, और फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन करेंगे BH3 के साथ और ऑक्सीडेशन करेंगे सेकेंड स्टेप में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो आपके पास जो एल्कीन का अल्कोहल बन के आएगा वो ये बन के आएगा CH2 एंड देन यू हैव CH2 और यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा। एंड वी नो इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम PCC के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2 CHO बन जाएगा। तो पहले हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देखो सेकेंड में हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो पूरा SN1 रिएक्शन हैलोएल्केन हैलोअरीन चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। ये वाला आपको पोर्शन 173 पेज नंबर 173 इन क्लास 12th की बुक में मिलेगा, जिसमें आपको SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है। इन ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ का अगर H निकल जाए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ही है जो कि किससे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल तो SN1 उसमें फास्टर होगी। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। ओके, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी डायरेक्टली उठाकर आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। बैक साइज क्वेश्चंस भी डायरेक्टली उठाकर आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले तो NCERT की थ्योरी पढ़नी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने NCERT बुक उठा ली और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको बिल्कुल NCERT समझ नहीं आएगी। यू नीड अ गुड टीचर, अ प्रॉपर गाइडेंस टू अंडरस्टैंड NCERT कंप्लीटली। क्योंकि अगर आप क्या कहते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे ना, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। NCERT की जो भी लाइनें लिखी हुई हैं उसके अंदर एक इन डेप्थ नॉलेज है जो कि आपको एक टीचर ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स स्पेसिफिकली आपको थ्योरी समझ तब आएगी जब आप इसको एक गाइडेंस में पढ़ोगे, एक टीचर के साथ पढ़ोगे, क्योंकि अंदर की एक्सप्लेनेशन तो टीचर ही दे सकती है, आप ऊपर की थ्योरी पढ़ के उसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें थ्योरी पे फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें पे भी फोकस करना है। और हमारी एक्सरसाइज से भी काफ़ी क्वेश्चंस बाहर जो एक्सरसाइज होती है आफ्टर चैप्टर, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉब्लम 6.7 सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट NCERT के इंटेक्स्ट एंड आउटर एक्सरसाइज से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, इसकी Kc वैल्यू दे रखी है और बोल रखा है कि हमने ABC की अगर ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ली तो आप बताओ यहाँ पे रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो रिएक्शन आगे जाती है या पीछे जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द Q वैल्यू जो आप निकालते हो। अगर QC वैल्यू Kc से कम होती है तो आपकी रिएक्शन राइट साइड जाएगी। ठीक है, अगर QC वैल्यू Kc से ज़्यादा होती है तो रिएक्शन पीछे आएगी, मतलब लेफ्ट साइड जाएगी, और बराबर होती है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम बना हुआ है, वहाँ पर रिएक्शन ना ही आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी। तो इस रिएक्शन का Kc वैल्यू आपको दे रखा है, QC वैल्यू कैसे निकालोगे, QC वैल्यू इज जस्ट लाइक अ K इक्विलिब्रियम वैल्यू बट एट नॉट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसे हम K इक्विलिब्रियम वैल्यू बोलते हैं। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी टाइम पर, जब आप कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज पुट कर रहे हो और हमें पता है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है, तो हम QC वैल्यू निकालते हैं। तो QC वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास B की कॉन्सेंट्रेशन फिर C की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन सेम है? नहीं, वैल्यूज़ अलग है। क्वेश्चन तो सेम है बट वैल्यूज़ अलग है। ठीक है, तो B की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो 2 × 10⁻³ आएगा। यहाँ पर इसको हम स्क्वायर कर दें, सारी वैल्यूज़ तो सेम है, ये भी 2 × 10⁻³ का स्क्वायर आएगा। तो QC वैल्यू कितनी आ गई 1,
और आप देख सकते हो QC वैल्यू जो 1i है, सिंस QC वैल्यू इज 1 एंड KC वैल्यू जो ऊपर गिवन है देखो 4 × 10⁻³ ये बहुत छोटी है, ये क्या है, बहुत छोटी। तो QC इज लेस दैन KC, अगर QC लेस दैन KC होता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, राइट साइड में जाएगी। तो आपको यहाँ पे यही बताना था, रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड मतलब आगे जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। QC QC ग्रेटर दैन KC है, अगर QC ग्रेटर दैन KC है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस, QC ग्रेटर दैन KC है तो रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन 3 वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, इसमें किसके होंगे। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे किसके पूछे हुए हैं, आपसे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको दूसरे क्वेश्चंस को फ्रेम करके पूछा गया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एट पेज नंबर 28 क्लास 11th। यहाँ पर बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किस में होंगे, 4 मोल में कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर Na जितने, 4 एटॉमिक यूनिट में कितने एटम्स होंगे, 4 ही एटम्स होंगे, ठीक है। 4 ग्राम मतलब कितना हो गया, सॉरी 4 मोल्स में कितने हो गए बेटा, एक सेकेंड रुको, 4 मोल्स मतलब 1 मोल में Na, 4 मोल्स में 4 × Na एटम्स होंगे, ठीक है। 4 U मतलब 4 ही एटम्स होंगे, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, 4 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, 1 मोल में Na एटम्स होंगे, एंड ये कितना हो गया 0.1 मोल, 22.7 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मोल इंटू Na। तो हाईएस्ट एटम पूछा है, तो 4 मोल में हाईएस्ट एटम होंगे ना हीलियम के, हाँ या ना, 4 × 6.02 10⁻23। तो सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करवाया है। आप देख रहे हो सारे सीक्वेंस से क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। तो आपके आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट पे होता है, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले यही करवाया जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। आइसोबारिक क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सारी थ्योरेटिकल लाइंस आप एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी अंडर द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम प्लस एटम इज -x, देन फॉर इलेक्ट्रॉन एट n इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू, एंड फॉर बेरिलियम कितना होगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z²/n² के, ठीक है। तो यहाँ पर En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। अगर हम लिखेंगे फॉर हीलियम, उसने बोला n वैल्यू 1, Z वैल्यू हीलियम की कितनी लोगे 2, Z वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही Z वैल्यू होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो En वैल्यू कितनी है -x, ठीक है, क्लियर हुआ। En वैल्यू कितनी है -x। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे, En इज इक्वल्स टू -2.18 × 10⁻18 Z²/n², -18 Z²/n²। तो अगर ये कंडीशन है तो हम क्या बोल सकते हैं, Z वैल्यू 1, N वैल्यू 1, और En वैल्यू विच इज इक्वल्स टू -x शुड बी इक्वल्स टू -2.18 10⁻18। तो x वैल्यू किसके बराबर होगी, 2.18 × 10⁻18। अब सिंपल सी बात है, इसने बोला n वैल्यू को 2 लो फॉर बेरिलियम +3। बेरिलियम +3 के लिए Z वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके, Z वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो गई। तो अब आपके पास जो En वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2.18 10⁻18। Z² कितना होगा 16/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। N वैल्यू 2 है, राइट। तो यहाँ से आपके पास यही वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं।
4 टाइम्स ऑफ x के बराबर आ गई। अगर n वैल्यू 2 है फॉर बेरिलियम तो आपके पास z स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू -4x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछा है। तो आप हाइड्रोकार्बन का जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो इंटेक्स क्वेश्चन होता है उसमें देखो सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है बट आईयूपैक नेम यहाँ पर दे रखा है। आईयूपैक से स्ट्रक्चर बनाना या स्ट्रक्चर से आईयूपैक नेम पढ़ाना वो भी हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं इथेन में, तो इथेन के अंदर क्या होता है बेटा, इथेन के अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड जो होगा उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7th बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए। अच्छा, बिटवीन इसने किसने बोला है, बिटवीन 2 कार्बन आटम्स के बीच में, टोटल नहीं बोला। ठीक है, टोटल नहीं बोला, कार्बन आटम्स के बीच में बोला है। कार्बन के बीच में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई। इथीन के केस में कार्बन के बीच में एक सिग्मा होता है, एक पाई, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। जब आप MOT डायग्राम बनाते हो तो उसमें आप देखेंगे 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, इथाइन के केस में क्या होगा, अगेन 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आपको C2 मॉलिक्यूल में भी बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, MOT से मैं पूरा आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैच करें, आपके इथेन में क्या होगा बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो A के साथ तो बेटा 3 ही जाएगा, A के साथ 3 जाएगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, पेपर में ना क्वेश्चंस को आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखो, बिकॉज उससे क्वेश्चन हमारा फास्ट होता है। नेक्स्ट, इथीन के अंदर क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो B के साथ 4 जाएगा। इसके बाद इथाइन में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इथाइन में 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा, एंड इसके अंदर C2 में 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा होगा। तो आपके पास C के साथ क्या जाएगा, ये हमने कुछ गलत मैच कर दिया ना, रुको 1 सेकेंड, रुको थोड़ा सा यहाँ पर हम पेन को ना छोटा कर लेते हैं तो ये एरिया कम लेगा। रुको 1 सेकेंड, इसको हम डायरेक्टली ही मैच करते हैं। अभी हमें पता है सिग्मा बॉन्ड कितना है, इथेन में 1 ही सिग्मा बॉन्ड है, सिंपल। मैं आपको C2 का भी सिखाती हूँ भी कैसे निकालना है। 1 का क्या जाएगा 3, A का 3 जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद इथीन में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, इथीन में बेटा क्या है, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, तो B के साथ 4 जाएगा। C2 मॉलिक्यूल में N2 में 3 बॉन्ड्स होते हैं, C2 में 2 बॉन्ड्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो C के साथ 2 जाएगा। और इथाइन में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। अब आप बोलोगे इथाइन C2 का कैसे निकालना है, इसमें ना केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, मैं आपको अभी समझाती हूँ 2 मिनट में कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, कैसे 2 पाई बॉन्ड होंगे, कार्बन की अगर हम वैलेंसी ये देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 क्या रहती है, 2p2 रहती है। मुझे इसका MOT डायग्राम बनाना है तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ। ठीक है, वैलेंस ले लीजिए, तो एक कार्बन है जिसमें 2s है और यहाँ पर 2p है। ठीक है, तो 2p2 हो गया और ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये मैंने कार्बन नंबर 1 एटम की बात करी। बेटा ऐसे ही कार्बन 2 एटम की बात करेंगे सेकेंड कार्बन की, तो इसकी भी तो कॉन्फ़िगरेशन 2s और 2p2 रहेगी। अब जब आप इसका MOT बनाते हैं, आपको पता है जब S और S मिलते हैं तो एक क्या बनता है, सिग्मा 2s, और दूसरा क्या बनता है, सिग्मा स्टार 2s बनता है। ठीक है, और जब आप कार्बन की बात करते हैं तो पहले पाई ऑर्बिटल्स नीचे आते हैं, तो आपके पाई ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर आपके पास पाई स्टार जाएगा, फिर सिग्मा स्टार। ये MOT डायग्राम है किसका, C2 का। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स अगर भरेंगे C2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने 1 2 3 4, तो दैट मीन्स ये कहाँ पे गए 4 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px2 एंड पाई 2py2 में गए। तो दैट मीन्स इसके बॉन्डिंग में इसमें तो 2 थे, इसके बॉन्डिंग में
दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, माने दो बॉन्ड्स आएंगे। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, पाई 2p x में दो इलेक्ट्रॉन्स थे और पाई 2p y में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो ही तो बॉन्ड बनेंगे। तो C2 में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 2 बॉन्ड्स बनते हैं, और 2 के 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। इसलिए C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं करता, बिकॉज बिना सिग्मा बॉन्ड के पहले पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, वो बहुत वीक होता है सिग्मा के कंपेरेटिवली, ठीक है। ऐसे ही जब आप N2 में देखोगे तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होंगे, और यहाँ पर पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा। इसलिए N2 को हम इनर्ट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगी, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और उसका प्रूफ भी दूंगी, ठीक है, जैसे इसमें हमने दिया था, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चंस हम इस तरीके से करेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास आपको शेप और ज्योमेट्री मैच करनी है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे NH3 का क्या होता है बेटा, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप इसकी होती है। आप ये सारी चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर शेप निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप देखिए NCERT में एक टेबल दे रखी है पूरी, किस तरीके से कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे। NH3 का केस ये वाला है, इसकी शेप ज्योमेट्री देखो ट्रायगोनल पिरामिडल लिखी हुई है। ऐसे ही वी हैव BR5 ClF3, इन सब की चीज़ें आप निकाल सकते हो, शेप निकाल सकते हो। NCERT सिर्फ आपको रट्टा नहीं मिलवाती, आपको समझाती भी है, और उसको समझने के लिए आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेगी। क्लासेस का टाइमिंग आई होप यू ऑल नो दैट, हम 11 बजे से मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे एंड इट मे गो अप टू 1:30 PM to 2 PM, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को डिटेल में अंदर जो भी पोर्शन लिखा हुआ है उसको हम समझते हुए चलेंगे, तो हमारी NCERT भी कंप्लीट हो जाएगी, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो आपको बस मैं इतना दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आप देखिए ये पूरी टेबल, ये क्वेश्चन जो बना हुआ है इस टेबल से बना हुआ है, इसको निकालने का तरीका सिखाया जाता है, ठीक है। और कहाँ से पूछा गया है, NCERT से पूछा गया है, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग से ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए ये वाला क्वेश्चन DNF ब्लॉक का है। आप यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, आपके पास Mn +3 से +2 में कन्वर्ट होने का जो E0 वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अरे भाई पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, मैंगनीज +3 क्या है, D3, और मैंगनीज D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंगनीज +2 क्या है, D5, तो D4 तो फटाफट से D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा ना, क्योंकि D5 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो स्टेबल है तो ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों नहीं होगी, बिल्कुल पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन जो है आपको इंटरनल कन्वर्जन देखो NCERT में भी एक्सप्लेन करा हुआ है और हम भी एक्सप्लेन करेंगे, इसका प्रूफ है एट पेज नंबर 101 इन क्लास 12th बुक, ठीक है। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम से देखो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अगर आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे, क्योंकि इसने Kp और Kc का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया होता है और हमें याद भी होता है कि Kp = Kc RT पावर क्या होता है, डेल Ng होता है। ये बराबर कब होगा Kp Kc तो बराबर तब होगा ना जब RT की पावर 0 होगी। RT की पावर अगर 0 होगी तो ये वैल्यू 1 बनेगी और Kp और Kc बराबर होगा। तो इसका मतलब ये बेटा कि डेल Ng की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब आपको पता नहीं होगा डेल Ng क्या होता है, डेल Ng कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली डेल Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में कितने 2 मोल्स और रिएक्टेंट में कितने 1 मोल, तो इसका डेल Ng वैल्यू 1 आएगा। इस केस में 2 - 1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें गैसियस स्टेट में 2 मोल्स, गैसियस स्टेट में 2 मोल्स तो 2 - 2 इसका भी डेल Ng 0 हो गया। गैसियस स्टेट में 2 मोल्स, गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल्स तो इसका भी डेल Ng 0 है।
तो जिसका डेल एन जी 1 है उसके लिए के पी और के सी बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए आंसर 1 चला जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, पूछा गया है इनमें से कौन सा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है डाउन द ग्रुप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, तो उसकी वजह से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैरी नहीं करते। तो पोलोनियम क्यों करेगा? ऑक्सीजन तो हमने देखा -2 बना सकता है, लेकिन पोलोनियम क्योंकि सबसे लास्ट एलिमेंट है तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले सकता, वो नॉन मेटालिक करेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस किस का सेम होगा? तो ये तो देखो आपको टैबुलर डाटा है, अब ये निकालना कैसे है इसको समझाते हैं थ्रू द फॉर्मूला। आपके पास √n × n+2 वाला फॉर्मूला होता है। जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो ना, √n × n+2 वाला फॉर्मूला होता है, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम क्लास में जाएंगे कैसे निकालना है। अदरवाइज देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 इन क्लास 12 डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, अदरवाइज कंसेप्चुअली लगा सकते हो। देखो मेरा मानना ये है, रट्टा मारने से अच्छा है चीज़ों को समझना। रट्टा मारोगे तो जल्दी चीज़ें भूल जाओगे और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होता है। ये कोई हिस्ट्री क्लास नहीं है कि आपने बुक पढ़ी और आपने रट्टा मार लिया और आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे। हो सकता है ये वैल्यूज़ आप भूल जाओ, है ना। ये वैल्यूज़ कौन याद रखेगा यार? कोई भी ये वैल्यूज़ याद नहीं रखता। इससे बेटर क्या है, हम एक बार समझ जाए कि कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, तुरंत निकालेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि तुरंत आंसर आके हम अपने क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। जैसे अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। C6H14 इसने बोला था भाई इसके आईयूपैक नेम बताओ और इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताओ कौन कौन से पॉसिबल है, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसने आपको नाम तो बता दिए, लेकिन इसने पूछा है कौन से स्ट्रक्चर में 2 टर्शरी कार्बन जुड़े होंगे। तो यहाँ पर C6H14 आप देख रहे हो एनसीईआरटी कितना लिंक करता है, ये कितना लिंक करके चलता है एनसीईआरटी को। C6H14 का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 टर्शरी कार्बन आए? तो यहाँ पर मेरे को एक टर्शरी कार्बन ये मिल रहा है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद, ये क्या हुआ है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद 3 कार्बन, ठीक है। 3 बॉन्ड्स है ना बेटा, यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड्स है, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ भी 3 बॉन्ड्स है, तो 2 टर्शरी कार्बन्स तो इसी स्ट्रक्चर में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकिंग ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। ऐसे ही वाला देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ब्रांचिंग से आपका जो है शेप ऑफ द स्फीयर, मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ अ स्फीयर, जिसकी वजह से स्मॉलर सरफेस एरिया, ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बिकम वीक एंड उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये देखो अगेन एनसीईआरटी से का है, पेज नंबर 297 इन क्लास 12th बुक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एन पेंटेन है, ये 2-मिथाइल ब्यूटेन और ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। दीज आर दी आइसोमर्स ऑफ एन पेंटेन। अब आप देखो इसमें सारा स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पर CH3 एक ब्रांचिंग कर दिया, यहाँ पर 2 CH3 की ब्रांचिंग कर दी। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 1 ब्रांचिंग और यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन। तो ब्रांचिंग से क्या हो रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जब बनता है तो इंट्रैक्शन सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी में आप देखिए डायरेक्ट आपको बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ भी दे रखी है। 309 पे बॉयल होता है, ये 301 पे और ये 282.5 पे क्या करता है, बॉयल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इवन आपके असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स जो आपके बोर्ड्स में आते हैं वो भी एनसीईआरटी से, ऑब्वियसली बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी से ही फ्रेम होके आएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ ऐसा ना करिए कि आपने ऊपर से
वन शॉट वीडियोस देख लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठ गए और एक बार पढ़ के आपने बोल दिया कि भाई हमारा तो चैप्टर, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जब तक आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पेपर में क्या लिखना है। तो अभी हमारे पास टाइम है, आप शांति से बैठकर अपने क्वेश्चंस को, अपनी थ्योरी को समझिए और वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t अरेनियस इक्वेशन, ऑप्शन 4 जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बेटा करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्यूशन चैप्टर से, आप सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है मैं आपको कल समझाऊंगी। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल, हम एक एक चीज़ को कवर कर रहे होंगे, यू डो नॉट हैव टू वरी। पहले मैं आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी और मैं एनसीईआरटी जो लेके आऊँगी ना, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो लाइनर्स हैं उसको ऑलरेडी बोल्ड में मार्क कर दूँगी और जो मैं आपको समझाऊँगी तो वो ऑलरेडी मार्क्ड होगा, तो इससे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला देखो, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, रोशेल सॉल्ट का मिक्स, बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन 3। इसको हम क्या बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, फेलिंग ए। ठीक है, और जो फेलिंग टेस्ट होता है जिसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन होता है, उसमें फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं। ये पूरी कहाँ से थ्योरी आई है, एनसीईआरटी पेज नंबर 239 क्लास 12। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर से आई है। अगेन आप देखिए वाले सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं और सब कहीं से फ्रेम नहीं होता, ये सब यहीं से फ्रेम होके आता है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज एनसीईआरटी, है ना, इन योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज नीट एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप मेरे साथ केमिस्ट्री की क्लासेस लें, मंडे टू सैटरडे एट 11 AM टिल 1:30 और 2 PM, जिसमें हम एक दिन करेंगे थ्योरी और अगले दिन करेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हम जल्दी मिलेंगे आपसे। कल मिलने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के साथ। रिमेंबर टू ब्रिंग योर एनसीईआरटी बुक, योर नोटबुक, जिसमें हम अपने नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिना डरे पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल होके दिखाएंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट and lots of love and happiness to you all.